हम हमेशा कहते हैं कि गोबर का सही उपयोग होना चाहिए, तो वो उन्होंने कंपैरेटिव स्टडी करा है और इतने सुंदर परिणाम उनको मिले हैं कि कपास के अंदर एक केमिकल का विभाग है, एक खाली गौकृपा अंदर डाला है और एक में गोबर और गौकृपा अमृतम का सही संयोजन किया है। तो इतने सुंदर परिणाम उन्होंने सीधा डिफरेंस किया है। तो इस खेत में ऐसा हुआ कि हमने गोबर नहीं डाला हुआ है, उधर 10 टन एक एकड़ में डाला और इधर नहीं मिला। तो यहाँ डाला नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 2.5 महीने की ये कपास है। आपने लगभग 30 सालों से कृषि आप करते हैं, तो 30 साल का जो आपका अनुभव है, उस अनुभव से आप ये बताएं कि 2.5 महीने का आपने जो खाली बारिश के ऊपर है, इसके अंदर मित्रों ड्रिप का इरिगेशन नहीं है, खाली बारिश के पानी के ऊपर ये आया है। इतने ऊंचाई में लगभग 4.5 से 5 फीट का ये कपास है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 86 87 88 89 90 90 से 100 के आसपास इस पे सब फूल पाती है। जैसे उस खेत में आप देख सकते हैं मित्रों कि बहुत एक जैसा लश्टर पूरे पत्तों पे फैला है, एकदम ऐसा लग रहा है कि तेल लगा है हर पत्ते पे। और इस खेत में हर पत्ते जो खेत में है ये रूखे सूखे हैं, ये पत्ते बहुत सूखे लगते हैं ऊपर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 20 22 और आप यदि आजू बाजू का भी खेती देखेंगे तो 2 बार प्लकिंग करने के बाद 2 बार कपास निकालने के बाद उनका कपास अभी निकल गया है, अभी निकल नहीं रहा है। आप देखेंगे पूरे खेत में तो तीसरी बार भी होगा हमारा प्लकिंग और चौथी बार भी होगा। और ये जो बॉल है इसे जिससे कपास फिर ये यहाँ से निकलता है वो भी निकलना बाकी है, तो लगभग 5 बार प्लकिंग इसका होगा। हमारे यहाँ पे रोज 1000 क्विंटल तक कपास आता है। तो उसमें जो कॉटन आया है, इसका जो स्टेपल है ये दूसरे कॉटन से और क्वालिटी है दूसरे कॉटन से बहुत अच्छा है। नॉर्मल जो कॉटन आता है उसका स्टेपल आता है 32 33 और इसका स्टेपल आता है 36 प्लस। नमस्कार किसान मित्रों, वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। आज हम विशेष किसान से मिलेंगे, चंद्रशेखर पाटिल जी, जो हमारे बहुत ही आदर्श युवा बंधु है, किसान है और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई कर रहे सिद्धेश जी पाटिल उनके पिताजी है। और उन्होंने बहुत ही सुंदर प्रयोग किया। हम हमेशा कहते हैं ना आपको कि कंट्रोल प्रयोग करना चाहिए, पहले खुद छोटा प्रयोग देखिए और फिर करना चाहिए। हम हमेशा कहते हैं कि गोबर का सही उपयोग होना चाहिए, तो वो उन्होंने कंपैरेटिव स्टडी करा है और इतने सुंदर परिणाम उनको मिले हैं कि कपास के अंदर एक केमिकल का विभाग है, एक खाली गौकृपा अंदर डाला है और एक में गोबर और गौकृपा अमृतम का सही संयोजन किया है। तो इतने सुंदर परिणाम उन्होंने सीधा डिफरेंस किया है। तो उनकी एक प्रैक्टिस है कि कंट्रोल प्रयोग कैसे करना। तो सिद्धेश जी ने वो जमीन पे उतार के ये सारे प्रयोग चंद्रशेखर पाटिल जी ने और सब लोग ने मिलकर किए हैं। और कपास की कंपैरेटिव स्टडी आप खुद देखेंगे। और ऐसे ही मैं चाहूंगा कि आप भी अपने खेत के छोटे वैज्ञानिक बनिए। और एक अच्छा काम हुआ कि जो कापूस का फाइनल आउटपुट निकला है, जनरली स्टेपल जो साइज होती है वो 32 से 33 होती है, इनका 36 से प्लस आया है। तो गुणवत्ता भी बदल गई है। कपास के बीज के तेल की टकावारी भी हमने सुना है अलग अलग जगह पे कि गौकृपा अमृतम और गोबर का सही संयोजन से बढ़ती है। तो किसान मित्रों, अच्छे से इस युवा किसान जो सिद्धेश जी है और उनके पिताजी चंद्रशेखर पाटिल जी, उनसे आप जरूर प्रेरणा लीजिए और अपने खेत में छोटा पर सही उपयोग करना है। मैं हमेशा कहता हूं ना कि खाली गौकृपा अमृतम मत सोचना, गोबर का सही उपयोग अगर सही ढंग से किया तो परिणाम बहुत ही अतुलनीय आता है। तो अच्छे से इसको सही से समझ के छोटा प्रयोग करिए। जरूरत लगे तो यहाँ पे सारा प्रशिक्षण निशुल्क होता है, उसकी पत्रिकाएं पढ़िए, छोटा करिए पर ठीक करिए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि गोबर को कंपोस्ट करके डालना, कच्चा नहीं डालना। अगर कंपोस्ट करके किया तो अच्छे से अवेलेबल फॉर्म में होता है, कंपोस्ट नहीं किया, कच्चा गोबर है तो खेत में जाके सड़ेगा, तो काफी फसलों में फायदे की जगह कभी कभी नुकसान भी होता है और सोचा उतना परिणाम नहीं मिलेगा। तो सही ढंग से कंपोस्ट किया तो गौकृपा अमृतम से जो खाली गौकृपा से जो कंपोस्ट करते हैं ना, उस गोबर की स्थिति बदल जाती है, कार्बन की रेशियो बदल जाती है, कॉपर मैंगनीज जिंक बदल जाता है। तो सही ढंग से उपयोग करना, ऐसी मेरी विनती है। मैं उनको फिर से धन्यवाद कहूंगा। सिद्धेश जी पाटिल जी का बहुत बड़ा योगदान है गौकृपा अमृतम अभियान में। और उनके माता पिता को विशेष धन्यवाद कहूंगा कि इतनी छोटी उम्र में सिद्धेश जी को मुंबई के नजदीक से उन्होंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजा और सिद्धेश जी को किसानों की सेवा के लिए इस अभियान में जो उन्होंने छूट दी है, उनके लिए मैं हृदयपूर्वक उनके माता पिता और उनके आचार्य गण को धन्यवाद कहूंगा कि इस गौकृपा अमृतम अभियान में सिद्धेश जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। विशेष धन्यवाद। और पाटिल जी के सहयोगी विजय जनकवार जी कि जिन्होंने ये जमीन पे उतारा है, उनको भी मैं धन्यवाद कहूंगा कि ये जमीन पे उतारने के लिए भी वो एक तैयारी चाहिए उनको।
वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। मित्रों, वंदे मातरम, वंदे गो मातरम। मैं सिद्धेश पाटिल आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज हम महाराष्ट्र के जलगांव जिले में धरणगांव गांव में है। यहाँ पर एडवोकेट चंद्रशेखर पाटिल जी के हम कपास के खेत में आज खड़े हैं। उनके जोड़ीदार आज साथीदार विजय जनकवार जी हमारे साथ है आज। तो लगभग 2-3 सालों से गौकृपा अमृतम का यहाँ पर ये प्रयोग करते हैं और बहुत अच्छे गुणवत्ता का रिजल्ट इन्होंने लिया है। तो आइए हम जानते हैं कि कपास का इनका क्या अनुभव रहा। विजय जी नमस्कार। नमस्कार। सभी किसानों को कपास के आपने जो गौकृपा अमृतम के आधारित ये फसल ली है, इसका आप मार्गदर्शन करिए। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपको है कि ये जो आपने कपास लगाई है, ये वैरायटी कौन सी है? ये अंकुर की नारायण वैरायटी है। अच्छा, अंगूर की नारायण वैरायटी है। ये आपने कितने क्षेत्र में लगाई है? ये टोटल 6 एकड़ में कपास लगाए हुए हैं हमने। 6 एकड़ में। आपने कौन से तारीख को इसकी बिजाई की? ये पूरा क्षेत्र हमने 30 जून को लगाया हुआ है। 30 जून को। अच्छा, और आज तारीख है 15 सितंबर। लगभग 2.5 महीने का ये फसल है। फिर अगला सवाल है कि आपने कितने प्रमाण में इस क्षेत्र में गोबर डाला है? इस 6 एकड़ क्षेत्र में हमने 20 ट्रॉली कंपोस्ट गोबर डाला है, कंपोस्ट करके। कंपोस्ट करके। अच्छा। हाँ, मतलब 60 टन हमने इसमें कंपोस्ट डाला है। 60 टन डाला है। एकरी अच्छा। 10 टन कंपोस्ट हमने इस क्षेत्र में डाला है। मतलब किसान मित्रों, 1 एकड़ में लगभग 10 टन देसी गौ माता का गोबर कंपोस्ट करके इन्होंने डाला है। बराबर। इसके अंदर आप बताइए कि कितने बार आपने जमीन में ड्रेंचिंग किया है गौकृपा अमृतम और कितने बार पत्तियों के ऊपर छिड़का है? हमने गौकृपा अमृत के 5 से 6 बार इस पे ड्रिंचिंग किया है जी, और फवारनीपन किया है, स्प्रिंग भी किया है स्प्रिंग आपने। किया है। अच्छा, तो लगभग आपका क्या अनुभव रहा कि जो किसान मित्र है उनका कहना है कि कपास बहुत सेंसिटिव फसल है, बहुत जल्दी रोग पकड़ती है, बहुत जल्दी कीट इसका ऊपर आता है, प्रादुर्भाव बहुत ज्यादा है कीटों का, तो बिना केमिकल के तो कृषि हो नहीं सकती। तो आपने तो इसके ऊपर एक भी केमिकल अभी तक अप्लाई नहीं किया। है। तो आपका क्या अनुभव रहा कि इसके ऊपर कोई आपको डिसीज या तो कोई रोग जिसे हम कहते हैं, किसी रोग का प्रादुर्भाव या किसी कीट का प्रादुर्भाव अभी तक आपको दिखा है? जी नहीं, कोई दिखा नहीं है। अच्छा। हम सिर्फ गौकृपा अमृत की ड्रिंचिंग भी करते हैं और स्प्रे भी मारते हैं। अच्छा। केमिकल का कोई उपयोग नहीं करते हैं, पर कपास पूरी निरोगी है। इस पे अच्छा। कोई कीटक नहीं, कुछ नहीं। जी, तो आप बताइए, लगभग 2.5 महीने की ये कपास है। बराबर। आपने लगभग 30 सालों से कृषि आप करते हैं, तो 30 साल का जो आपका अनुभव है, उस अनुभव से आप ये बताइए कि 2.5 महीने का आपने जो खाली बारिश के ऊपर है, इसके अंदर मित्रों ड्रिप का इरिगेशन नहीं है, खाली बारिश के पानी के ऊपर ये आया है। तो 2.5 महीने का कपास आपने इतने ऊंचाई में, लगभग 4.5 से 5 फीट का ये कपास है, इतने ऊंचाई की कपास आपने अभी तक देखी है कि नहीं, वो सभी किसानों को बताइए। हमारे बाजू में ये किसान है, उन्होंने सब रासायनिक खत और फवारने का उपयोग करके कपास लगाया हुआ है। इस कपास से वो 15 दिन पहला लगा हुआ है जी, फिर भी उसकी ऊंचाई इतनी नहीं है, और जितना माल यहाँ पर इस कपास में आया है उतना माल उनके उस पर नहीं आया है। अच्छा। ये फर्क हमको यहाँ दिखता है। लोग आते हैं, वो भी पूछते हैं, उनको भी फर्क दिखता है। जी। हम उनको बताते हैं सब कि एक गौकृपा अमृत हम ये जैविक खेती करते हैं। उनको भी अभी थोड़ा थोड़ा इस पे भरोसा लगने लगा है। जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है जो अर्थशास्त्र के निगडित है कि आप खेत बनाने का, जुताई का और वो सब खर्चा छोड़ के, और जो कपास हम निकालते हैं वो खर्चा छोड़ के, जैसे वो खर्चा तो रासायनिक पद्धति में भी है, जैविक में भी है, तो अगर वो खर्चा हम छोड़ दें तो जो ड्रेंचिंग का खर्चा है, गोबर का खर्चा है, स्प्रेइंग का खर्चा है और लेबर का कॉस्ट है, ये सब पकड़ के आपको लगभग एक 6 एकड़ में कितना खर्चा अभी तक आया है और अभी आगे आएगा? हमको अभी तक के 20 से 25 हजार रुपए इसका खर्चा आया है 6 एकड़ में। अच्छा। और इसके बाद में जो अभी ये कपास निकालने का वो अलग से आएगा। जी, पर 20 से 25 हजार रुपए तक के इस क्षेत्र को हमको खर्चा आया है। 20 से 25 हजार आपको खर्चा आया है। बराबर। तो लगभग अपन अगर मित्रों 30 हजार भी खर्चा पकड़ ले तो ये 6 एकड़ में ये क्षेत्र है, तो एकड़ में 1 एकड़ का खर्चा जो है खाली लगभग 5,000 खर्चा आ चुका है। तो विजय जी, मेरा इसी के संदर्भ में एक सवाल है कि जैसा अभी इसका ग्रोथ है, अनुमानित आप बताइए कि कितना उत्पादक क्षेत्र ये भूमि आपको देगी इस फसल में? इससे हमको तो 80 से 85 क्विंटल कपास आने को ऐसा हमारा अनुमान है। अच्छा, 80 से 85 क्विंटल। जी, तो अगर हम 70 क्विंटल भी पकड़ ले एक सेफर साइड पे रहने के लिए, तो आज के तारीख में 70 क्विंटल कपास की कीमत कितनी है? 7 लाख रुपए तक के उत्पन्न आएगा। लगभग 7 लाख रुपए।
तो इस 60 लाख रुपए में आपका पूरा खर्चा जो है खेत जुताई से लेकर के कपास निकालने तक कितना होगा और कितना आपको प्रॉफिट आएगा? अभी 25,000 तक खर्चा आया है और 25,000 आ जाएगा, समझो 50,000 तक के खर्चा हो जाएगा। 50,000 निकाल के 6.5 लाख रुपए तक के हमको ये मुनाफा देंगे जमीन मतलब आपको लगभग 6.5 लाख रुपए से इस खेत से मुनाफा होने वाला होने वाला है। जी। तो लगभग आप पाटिल जी से 3 सालों से जुड़े हैं इस जुड़े। कृषि में, हाँ। और 3 साल पहले भी आप इस भूमि में आए थे, तो आपको क्या अनुभव रहा कि 3 साल पहले भूमि कैसी थी और अभी कैसी है? पहले ये बहुत हार्ड जमीन लगती थी हमको। अच्छा। और इतना उत्पन्न हमको रासायनिक खत, रासायनिक ड्रिंचिंग, फवारनी करके खर्चा ज्यादा हो जाता था और मुनाफा कम मिलता था जी। पर हमको ये अनुभव आया है कि गोकृपा अमृत के और जैविक खेती करने से खर्चा कम, मुनाफा ज्यादा आता है। अच्छा तो हमको बहुत फर्क दिखता है, इसलिए हम इनके तरफ अच्छा। गए। किसान मित्रों, इस बार महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पर वर्षा हुई और लगभग बहुत कम धूप पड़ी है। हमेशा बादलों में घिरा होता है महाराष्ट्र, तो जलगांव जिला ये। तो विजय जी, आप बताइए कि लगभग बादलों के अंदर घिरे रहने के बाद भी बहुत बार पत्तियों में पीलापन आता है, ये जो उसके फूल है ये निकल जाते हैं, तो इसके संदर्भ में आपका क्या अनुभव रहा? इधर धोखा भी आता है जिसे आप हाँ, समझ गए। हाँ, उसके बाद में बादली आती है, कुछ रोग आता है, पर इस गोकृपा अमृत का छिड़काव करने से इसको कोई असर नहीं होता है। जी। ये सबका ये कर लेता है, एक भी पत्ती नीचे गिरती नहीं है, फूल नहीं गिरते, पत्ते नहीं गिरते हैं और निरोगी झाड़ रहता है। अच्छा। और बाजू में देखेंगे वो स्प्रे पे स्प्रे मारते रहते हैं रासायनिक, फिर भी वहाँ ये फूल पत्ती की गल होती है, वो अच्छा। गिर जाता है, वो वातावरण का उस पर इफेक्ट होता है, इस पे कुछ इफेक्ट नहीं है। इफेक्ट नहीं होता। और दूसरी बात कि जैसा आपने कहा मिट्टी नरम हो चुकी है, तो जैसे खेत में आप अभी घूमते हैं, हाँ, तो कभी बारिश के वक्त आपने इसके अंदर केचुए देखे हैं मिट्टी में? निकलते हैं। अच्छा, निकलते हैं जी। तो मेरा आपसे और एक सवाल है कि जैसे कपास में लगभग स्प्रेइंग का केमिकल का कितना इंटरवल होता है? केमिकल कितने दिनों में छिड़का जाता है? 8 दिन 10 दिन में लोग करते रहते हैं। 8 से 10 दिन में। अच्छा, तो वो स्प्रेइंग का लगभग कॉस्ट कितना आता है उनका? वो बहुत महंगा होता है। अभी उनको 50 से 60 हजार रुपए, इतना क्षेत्र अगर है तो 50 से 60 हजार रुपए खर्चा उन्होंने अभी तक किया होगा खाली स्प्रेइंग पे। और जो रासायनिक खाद हम जमीन में देते हैं, तो लगभग उसका कितना खर्चा है? उसका वो दोनों मिला के 50-60 हजार रुपए। दोनों मिला के 1 एकड़ का खर्चा 50 से 60 हजार रुपए आ जाता है। 6 एकड़ के लिए, 6 एकड़ के लिए इतने क्षेत्र के लिए उनको 50-60 हजार रुपए लग गया होगा अभी तक। अच्छा, मतलब 6 एकड़ के क्षेत्र के लिए अभी तक उनको 50 से 60 हजार रुपए खर्चा हो चुका है, और अभी आने वाले समय में उतना ही होगा जी। तो किसान मित्रों, ये रहा इनका जैविक कृषि का जो इन्होंने अभी बताया हमको अनुभव कि गौकृपा आधारित कपास करने से इनको क्या फायदा हुआ। किसान मित्रों, जैसे हमने कहा कि बहुत अच्छे प्रमाण में इसके अंदर फुटाव है और फ्लावरिंग है, तो अभी हम देखेंगे गिन के कि वास्तविक तौर पे कितना एक पेड़ के अंदर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग है। आइए विजय जी बताइए। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 90 से 100 के आसपास इस पे सब फूल पाती है। तरह से बढ़ोतरी है इसमें। तो अभी हम चलेंगे बाजू वाले खेत में, जहाँ पर रासायनिक पद्धति से 1 महीना पहले बिजाई की है ड्रिप के मदद से, और वहां पर कितने तौर पे बढ़ोतरी है कपास में, क्या उसकी करंट स्टेटस है, क्या स्थिति है, आइए हम चल के देखेंगे। धन्यवाद। किसान मित्रों, चंद्रशेखर पाटिल जी के खेत के बाजू में ही लग के जो खेत है, इस खेत के जो मालिक है इनका नाम है संभा माड़ी। तो लगभग ये रासायनिक पद्धति से ही पूरा खेती करते हैं। तो यहाँ पर क्या अनुभव है कपास का विजय जी का, और क्या जानकारी डिटेल में हम इनसे प्राप्त करेंगे।
तो विजय जी, लगभग ये कपास जो है इसकी वैरायटी कौन सी है, ये कितने तारीख पे बिजाई की है, और इसके ऊपर केमिकल जमीन में और ऊपर कितने बार छिड़का, ये किसान मित्रों को बताइए। इसकी वैरायटी तो अपन बता नहीं सकते क्योंकि उनने क्या लगाया वो पता नहीं है। अच्छा पर अपने खेत से अपनी कपास से 1 महीना पहले इसका लगाया हुआ है। अच्छा और इन्होंने पूरे रासायनिक डोज दिए हुए 3 से 4 बार स्प्रे पर मारा है। अच्छा और तो भी उस कपास से इस कपास का बहुत फर्क दिखता है। अच्छा उसकी ऊंचाई बहुत है, इसकी ऊंचाई भी उतनी बड़ी नहीं है। 1 महीना पहला होने के बाद भी ये कपास पे जितना अपने कपास का माल है उतना माल इस पे भी नहीं है। अच्छा। तो यहाँ पर जैसे आप मिट्टी महसूस कर सकते हैं कि पैरों को लग रहा है बहुत सख्त मिट्टी है, तो क्या इसका कारण आपको लगता है कि मिट्टी सख्त होने का कारण क्या है? इन्होंने गोबर नहीं है इस जमीन में। अच्छा, इस भूमि में गोबर नहीं है। अच्छा, तो जैसे हम बात करें कि इसके ऊपर जैसे आपने कहा स्प्रेइंग और रासायनिक खाद दिए है, तो कितने बार लगभग इन्होंने जमीन में डोज दिया और ऊपर स्प्रेइंग किया है, और अंदाजन उसका खर्चा कितना हुआ होगा? इन्होंने 4 से 5 बार इस पे रासायनिक खाद और स्प्रे किया है। अच्छा। उसका खर्चा 40 से 50 हजार रुपए इनको हो गया होगा। इनका कितने क्षेत्र में है? उतना 6 एकड़ जमीन है, 5 से 6 एकड़ जमीन है इनका। 5 से 6 एकड़ इनका भी भूमि है। अच्छा, तो किसान मित्रों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लगभग 2.5 फीट या 3 फीट के आसपास इनका कपास है। लगभग ये 3.5 महीने का कपास है। पहले हमने उस खेत में जो देखा था वो 2.5 महीने का कपास था, ये अभी 3.5 महीने का कपास है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बॉल्स का प्रमाण बहुत कम है, बहुत कम प्रमाण में इसके अंदर बॉल बैठे हैं। अभी हम गिन के भी दिखाएंगे आपको वो। और फूल भी इसके अंदर मित्रों बहुत कम प्रमाण में है, और झड़ती बहुत है, बहुत फूल झड़ चुके हैं। तो विजय जी, जैसे आपने देखा है कि वहां पर जो मिट्टी है यही मिट्टी यहाँ पर है, जो पानी बादलों से गिरा है वो यहाँ पर भी एक है, वहां पर भी एक है। लगभग धूप भी एक जैसी सभी फसलों को मिली है। तो ये जो फर्क है, तो क्या लगता है आपको किस चीज का फर्क है? ये सब गौ कृपा का फर्क है। गौ कृपा अमृत से खेती करने के, ऑर्गेनिक खेती करने का फर्क है, सब दिख रहा है ऑर्गेनिक का। अच्छा, और जैसे हम देख सकते हैं कि उस खेत में बहुत बड़े पैमाने पे जो कीट खाने वाले पक्षी है, छोटी चिड़िया है, बाकी इतर पक्षी है, तो वो हमको दिखते हैं, लेकिन इस खेत में कहीं भी कोई पक्षी नहीं दिखता। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि इस पे रासायनिक खाद और रासायनिक स्प्रे किया जाता है। अच्छा इसलिए वो पशु पक्षी इस पे आते नहीं है। अच्छा और उस पे आते हैं इसलिए वो उस पे कुछ कीड़ वगैरह रहते वो खा जाते हैं। अच्छा। तो मित्रों, जैसे कुदरत है, कुदरत ने हर चीज के लिए कोई ना कोई स्वरूप निकाल के रखा है। अगर छोटा कीट है तो फसल को बचाने के लिए कुदरत ने उसी की रचना करके चिड़िया और चकोर जैसे पक्षी है उनका व्यवस्था किया है कि वो जाके चुन के वो कीड़े खाएंगे, इल्लियां खा लेंगे। लेकिन क्या होता है कि हम जब रासायनिक स्प्रेइंग करते हैं तो उसके जो रेसिड्यू है, वो रेसिड्यूज के कारण बहुत बार पशु पक्षी इस खेत में नहीं आते, और अगर वो आ भी जाए और कुछ कीट खा भी ले तो वो विष रहने के कारण मर जाते हैं। तो इसी तरह जैसे उस खेत में आप देख सकते हैं मित्रों कि बहुत एक जैसा लश्टर पूरे पत्तों पर फैला है, एकदम ऐसा लग रहा है कि तेल लगाया हर पत्ते पे। और इस खेत में हर पत्ते जो खेत में है ये रूखे सूखे हैं, ये पत्ते बहुत सूखे लगते हैं ऊपर से। तो विजय जी, क्या कारण लगता है आपको, इसमें फर्क क्यों है? ये केमिकल का फर्क है ना, केमिकल से खराब हो गया है। केमिकल से हुआ है। गौ कृपा अमृत का फवारने से उसको हरापना हमेशा रहता है। लास्ट तक अप्रैल मई तक वो कपास ऐसे के ऐसे दिखेगी, उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। कोई फर्क नहीं रहेगा। तो मित्रों, जैसे आपने देखा होगा कि कपास के अंदर अगर चमक है पत्तों में या किसी भी फसल में, तो उसका कारण क्या है? तो जैसे संपूर्ण आहार अगर किसी को हम देंगे तो उसके अंदर से उसको एक चमक आती है, और अगर निकृष्ट आहार होगा तो उस व्यक्ति की तबीयत भी कुछ अच्छी नहीं होती। उसी तरह अगर हम संपूर्ण आहार जो गोबर है वो अच्छे स्वरूप में अगर हम मिट्टी में डालेंगे तो उसमें से जो भी अन्न घटक पौधों को चाहिए वो खींच के लेंगे और बहुत अच्छी बढ़ोतरी करेंगे। और उसी तरह केमिकल से अगर हम नाइट्रोजन, फास्फोरस यानी पोटेशियम, ये तीनों ही अगर चीजें हम देते रहेंगे तो उसके अंदर से पेड़ को और भी जो मूलभूत चीजें उनको चाहिए वो नहीं मिलती। उसके कारण उसके पत्तों के ऊपर चमक नहीं आती। और ये चमक आना जरूरी क्यों है? तो लगभग अगर कोई कीट है, इल्ली है, वो अगर उसके अंडे इन पत्तों पे देगी और अगर उसके ऊपर चमक है तो जैसे ही वर्षा होती है तो इस शाइनिंग के कारण पानी गिरते ही वो सब अंडे धुल के नीचे चले जाते हैं जमीन पे। और अगर ये खुरदुरा होगा तो ये अंडे पकड़ के रखता है और वही अंडे बड़े होकर कीट के स्वरूप में होते हैं, और फिर खेतों में आपका जो कीटों का प्रादुर्भाव है वो बढ़ता है। अभी हमारे पास संभा माड़ी जी खड़े हैं,
तो हम इनसे जानेंगे कि गौ कृपा अमृतम के अंदर जो विजय जी ने कपास लिया है बाजू में, तो ये हमेशा उस खेत में भी आते हैं और इस खेत में ये खुद अलग अलग चीज़ों का प्रयोग करते हैं रासायनिक। तो हम इनसे जानेंगे कि आपका क्या अनुभव रहा लगभग कि उस खेत में और इस खेत में। नहीं, उस केस में अच्छा फर्क है, इसमें बदला है थोड़ा। अच्छा, तो जैसे शुरुआत से आपकी 1 महीना पहले आपने बिजाई की थी कपास के ड्रिप के स्वरूप में, आपके पास पानी उपलब्ध था, बराबर। तो इसके बढ़ोतरी में और उसके बढ़ोतरी में जो ऊंचाई बढ़ी है, तो इसमें आपको क्या फर्क दिखा? हे ऊंचाई आहे पण जे माल दर आहे ते चांगलं आहे। अच्छा, वहां पर अच्छा माल पकड़ा है जी। तो आप एक काम करिए, जो किसान मित्र आप सभी को देख रहे हैं, आप उनको एक बार कपास के कितने प्रमाण में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग है इस पेड़ पे वो गिन के दिखाइए। अच्छा। खालून घ्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17 18 19 20 20 20 22 20 लगभग मित्रों 25 से 30 यहाँ पर अभी तक इन्होंने फ्लावरिंग और बॉल्स पकड़े हैं। तो जैसे हमने उस खेत में हमने गिना लगभग 85-90 के आसपास है, तो लगभग इससे 3 गुना उत्पादन उस फसल में है। तो मेरा आपसे विनंती है कि आपका क्या सोच है, आने वाले साल में आप इसी पद्धति से कृषि करेंगे, आप वो जो पद्धति से करते हैं वो पद्धत से आप कृषि करना चाहेंगे? हाँ। अच्छा, तो मित्रों इसी तरह हम खुद खेत के जो वैज्ञानिक है, तो वैज्ञानिक हम अपने खेत के खुद ही बने, अपने खेत में छोटे स्वरूप में प्रयोग करें। अभी लगभग 6 एकड़ का क्षेत्र है, तो आप आधे एकड़ में करके देखिए, अगले साल चलेगा। आधे एकड़ में आप जमीन में डालिए, ऊपर छिड़काव करिए, उसकी क्या बढ़ोतरी दिखती है वो समझने के बाद आप आपके बड़े क्षेत्र में करिए। हम थोड़े थोड़े क्षेत्र में जब करते जाएंगे और हमको अच्छा अनुभव आएगा, तभी चल के हम बड़े स्वरूप में कर पाएंगे और भी किसानों को हम प्रेरित करके इस माध्यम में जोड़ेंगे। जैसे आपने इसके ऊपर केमिकल का स्प्रेइंग किया, आपका बहुत बार अभी बहुत खर्चा हो चुका होगा इसके ऊपर, लगभग बहुत बार किसानों को तो ऐसा होता है कि पैसे देने के लिए भी नहीं होते, तो उधारी के ऊपर केमिकल लेके आते हैं। और उस साल अगर बारिश ज्यादा हो, अगर कीटों का रोगों का प्रादुर्भाव हो, फसल अच्छी ना है, तो फिर किसान की ये स्थिति होती है कि पैसा दे कैसा, फिर किसान आत्महत्या की तरफ बढ़ता है। गवर्नमेंट भी कुछ अच्छे स्तर पे किसानों को जो रेट है, अच्छा कीमत दे नहीं पाती, तो उसके कारण किसान आत्महत्या की तरफ बढ़ता है। लेकिन अगर गौ कृपा अमृतम के पद्धति से, जो बहुत कम खर्चे में कृषि होती है, भगवान ना करे लेकिन अगर नुकसान हो भी जाए, तो किसान के वो ऊपर इतना भार नहीं आएगा कि वो आत्महत्या की तरफ बढ़ेगा। तो इस संदर्भ में भी हमने विचार करना चाहिए। अभी हम चलेंगे पाटिल जी के खेत में, जहां पर गौ कृपा अमृतम का प्रयोग किया, लेकिन बहुत कम प्रमाण में गोबर डाला है। आइए किसान मित्रों, अभी हम देख सकते हैं कि ये जो कपास है ये भी गौ कृपा अमृतम आधारित ही है। इसके ऊपर कोई कीट का और रोग का प्रादुर्भाव नहीं है, लेकिन आप इसकी ऊंचाई देख सकते हैं। तो विजय जी आप बताइए कि इसका क्या कारण लगता है आपको कि इसके अंदर ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है, ऊंचाई नहीं है और फलियां भी कम प्रमाण में है? इस खेत में ऐसा हुआ कि हमने गोबर नहीं डाला हुआ है। अच्छा, गोबर डाला नहीं है? गौ कृपा अमृत का किया है प्रयोग, लेकिन गोबर इस जमीन में नहीं डाला हुआ है। गोबर नहीं डाला आपने, तो आपको क्यों अपने इस क्षेत्र में गोबर नहीं डाला? हमको जितनी मात्रा में गोबर चाहिए था उतनी मात्रा में गोबर नहीं मिला हमको। अच्छा, आपको गोबर मिला नहीं, तो आपने जैसे उधर 10 टन एक एकड़ में डाला, इधर नहीं मिला, तो यहाँ डाला नहीं। और आपने इधर गोबर कब डाला था? 2 साल पहले डाला हुआ था। अच्छा, लगभग 2 साल पहले यहाँ पर गोबर डाला था। तो मित्रों हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जिस तरह खाली गौ कृपा अमृतम डालने से आपका फसल जो है वो बहुत सुदृढ़ होगा, अच्छा होगा, लेकिन जो उत्पादन क्षमता है उसकी वो कम हो जाएगी। तो बहुत बार किसान कहते हैं कि हम लोग ने अच्छा मदर कल्चर प्राप्त किया गौ कृपा का, उसको हमने बढ़ाया, उसको जमीन में भी ठीक से दिया, ऊपर भी छिड़का, फिर भी हमको अच्छी रिजल्ट नहीं आया, उसका बढ़ोतरी ठीक से नहीं मिली। तो उसका सबसे बड़ा कारण है गाय। गाय का गोबर अगर नहीं होगा मिट्टी में, तो बहुत उसकी दिक्कत जो है वो बढ़ती जाएगी। तो विजय जी, जैसे इस खेत में आपने कितने बार गौ कृपा अप्लाई किया है वो किसान को बताइए। लगभग वैरायटी कौन सी है, कौन सी तारीख को किया था, वो भी सब बताइए। वही वैरायटी है नारायण अंकुर की जी। उसको भी 4 से 5 बार फवारनी किया है, ड्रिंचिंग किया है, उतना इसको भी किया है। अच्छा, इसकी लागवड़ वही तारीख को किया हुआ है, सिर्फ इसमें गोबर न होने के कारण ये बढ़ नहीं सका, अच्छा पौधा बन नहीं सका। अच्छा अच्छा, तो मित्रों आइए हम देखते हैं यहाँ पर भी गिन के कि कितने प्रमाण में इसके अंदर फलियां है। धन्यवाद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। विजय जी, तो जैसे कपास के अंदर तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, बाकी फसलों में भी हमने देखा। तो अभी आपका क्या विश्वास है, जो देसी गौ माता का शास्त्र वर्णन करते हैं, जो हमारा इतिहास बताता है, गौरव करता है कि गाय हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो क्या आपका कहना है इस संदर्भ में अभी? हमारे मराठी में एक कहावत है, ज्याच्या घरी गाय त्याच्या घरी विठ्ठलाचे पाय। जी। मतलब जहाँ गाय का वास होता है वहाँ भगवान का वास होता है। और पूर्वज हमारे वो गोधन पालते थे, उसके बहुत ही उपयोग लेते थे। गौ माता का दूध बहुत अच्छा होता है शारीरिक दृष्टि से। अभी लोगों ने गौ माता पालना बहुत कम कर दिया है, उसका कोई ये नहीं करता है, देखभाल नहीं करता है, और फिर उसके वजह से अपन खेती में भी पीछे जाते रह रहे हैं। अगर गोधन पाला, उससे गोबर गौमूत्र का अपन खेती में प्रयोग कर सकते हैं, अच्छा दूध अपने बच्चे आने वाली अगली पीढ़ी को घड़ा सकते हैं। पर अभी लोग उसके तरफ दुर्लक्ष करते जा रहे हैं। इसलिए गोधन कैसा है, अभी हर शास्त्र में देखा जाए तो भगवान दत्त के पास भी गौ माता है। ऋषि मुनियों के जो आश्रम होते थे वहाँ भी गौ माता रहती थी। कामधेनु जैसे बताया है, कामधेनु का अपन महत्व बताया है, उस वैसे कामधेनु गौ माता है। यह हर शेतकरी ने अपने घर में एक तो भी गाय पालनी चाहिए। और गाय का गोबर खेत में डालने से फसल तो अच्छी होती है, पर गौ माता के गोबर से, गौमूत्र के छिड़काव से या गोकृपा के छिड़काव से इस खेती में पशु पक्षी भी आते हैं। अब हमारे कंपाउंड में मोर वगैरह अच्छे अच्छे पशु पक्षी आते, हमारे साथ मिलते जुलते रहते हैं। अच्छा। मतलब दूर नहीं भागते। ये बहुत महत्व का स्थान है गौ माता का। और मैं हर शेतकरी से विनती करूंगा कि अपने घर पे एक तो भी गाय उन्होंने पालना चाहिए। अच्छा, धन्यवाद। एक गाय तो भी उन्होंने रखना चाहिए। किसान मित्र, जैसे देख सकते हैं हम कि यहाँ पर बहुत अच्छे प्रमाण में समृद्धि है। यहाँ पर संभा माड़ी जी है, विजय जी है, इनके खेत में अभी तक बैलों के जोड़ी से ही जुताई होती है और सभी काम होते हैं। तो आज किसान क्या करते हैं कि काम के लिए बैल खरीद लेते हैं, जब तक काम में बैल रखते हैं, काम होने के बाद उसको बेच देते हैं, और वो बेचने के बाद सीधा कत्ल खाना में जाते हैं। तो जिनका हमके ऊपर ऋण है, जिन्होंने हमारी भूमि कसी है, जिनके इतने उपकार है, हम लोग कैसे भूल जाए पैसों के, दो पैसों के लिए। तो आदर्श स्थिति ये है कि जैसे ही हमारे घर पे बैल आते हैं तो उनके आखिरी सांस तक वो हम हमारे घर पे रहने चाहिए। और जैसे कहा है कि गायों के खुरों में गंगा का वास है, सभी तीर्थों का वास है। जैसे विजय जी ने कहा कि आध्यात्म में बहुत महत्व है, तो गौ कृपा अमृतम ये तो बस गाय के आशीर्वाद का एक स्वरूप है, और बहुत ऐसी चीजें हैं जो हमें समझना और भी बाकी है। तो मित्रों, सभी से एक ही अनुरोध है कि आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो इन सबका भी एक ही कहना है कि गाय बचाना बहुत जरूरी है। सब एकजुट होकर आगे मिलके आए। अंदर ही अंदर धर्म के अंदर जो झगड़ा चालू है कि ये ऐसा है वो वैसा है, ये गाय खाते हैं, ये बातों से कुछ नहीं होने वाला। सात्विक ज्ञान सबको फैला के सब एकजुट होके जो काम करेंगे वो शाश्वत काम होगा। क्योंकि मनुष्य ये एक ही ऐसा प्राणी है पृथ्वी पे जिसके अंदर एक क्षमता है कि वो अच्छा काम कर सके, लेकिन अभी तो वो पृथ्वी का नाश ही कर रहा है। तो आप सभी का बहुत आभार कि आपने यहाँ तक वीडियो देखा। आप सभी का भी बहुत आभार कि आपने आज आपका समय देके ये अनुभव बताया। धन्यवाद। जय गौ माता। मित्रों, वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। मैं सिद्धेश पाटिल आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। चंद्रशेखर पाटिल जी के खेत में लगभग 2 से ढाई महीना पहले अपन ने वीडियो कवर किया था, तो आज फिर से हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो आइए हम जानेंगे कि अभी इनका अनुभव कपास में फिलहाल क्या है। चंद्रशेखर जी नमस्कार। जय गौ माता। जय गौ माता। आप ये बताइए कि लगभग शुरुआत से लेकर अभी तक आपने गौ कृपा अमृतम के आधारित ही पूरा प्लॉट किया है। हाँ, तो अभी आपकी क्या स्थिति है कपास की? अभी इसके पहले 2 बार इसका प्लकिंग, मतलब जिसको कपास निकालना बोलते हैं, ऐसा जी। ये हो चुका है। अभी ये तीसरी दफा है। अच्छा। और यहाँ पे जब हमने ये कपास लिया, प्लकिंग करने के बाद जिनिंग करने के लिए दिया, तो वो जिनिंग प्रेस वाले जो मालिक है उनका ऐसा कहना है कि इसका स्टेपल लेंथ जो है तो बाकी कपास से जो रासायनिक खेती करते हैं उससे कई गुना ज्यादा है। अच्छा। तो इसके लिए वो बोल रहे हैं कि आपके कपास के लिए हम ज्यादा रेट भी देंगे। अच्छा। और आप आजू बाजू के जो सब फार्मर्स है उनको भी बोलिए कि ऐसा विष मुक्त खेती जो आप गो कृपा अमृतम से कर रहे हैं, हाँ, इसलिए करें, आपका भी फायदा होगा। अच्छा। और आप यदि आजू बाजू का भी खेती देखेंगे तो 2 बार प्लकिंग करने के बाद, 2 बार कपास निकालने के बाद उनका कपास अभी निकल गया, अभी निकल नहीं रहा है। आप देखेंगे पूरे खेत में तो तीसरी बार भी होगा हमारा प्लकिंग,
और चौथी बार भी होगा। और ये जो बॉल है ऐसे जिससे कपास फिर ये यहाँ से निकलता है वो भी निकलना बाकी है, तो लगभग 5 बार प्लकिंग इसका होगा। अच्छा, अरे वाह, बहुत अच्छा है। मतलब लगभग 5 बार आपके यहाँ पर हार्वेस्टिंग होगा। जो है, प्लकिंग जो है इसके अंदर होगा। 100% होगा। अच्छा, तो अभी देख सकते हैं इस कपास के अंदर आपको कोई प्रकार का रोग या कोई कीट का प्रादुर्भाव लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनिशियल स्टेज में ये हमारे जो भाई साहब ये करते हैं, अच्छा इन्होंने जो स्प्रेइंग किया था वो गोकृपा अमृतम से ही किया था। अच्छा हमने गोकृपा अमृतम के सिवा कहीं भी कौन सा भी जो स्प्रे है वो नहीं किया है, जो रासायनिक स्प्रे है वो नहीं किया है। अच्छा। मित्रों, अभी जैसा चंद्रशेखर पाटिल जी ने कहा कि इन्होंने शुरुआत से ही गौकृपा अमृतम का इस्तेमाल किया था, जैसे हम लोग ने पिछले वीडियो में भी देखा है। तो इस कपास को ज़्यादा रेट मिलने के लिए जो क्लैरिफिकेशन लगता है कि इसके फिजिकल कैरेक्टर अच्छे हो, इसकी गुणवत्ता अच्छी हो, तो इसके पैरामीटर्स भी अपने पास आ चुके हैं। तो आइए हम एक काम करेंगे, ये कपास का अभी लाइव हार्वेस्टिंग करेंगे और हार्वेस्टिंग करके अभी हम जिनिंग लेके जाके वहां पर टेस्टिंग करके आपको दिखाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। जय गौ माता। नमस्ते। जो अभी थोड़े देर पहले हमने खेत से जो गोकृपा अमृतम से उगाई किया है कपास की, जो प्लकिंग करके लाया था, तो हम सब हमारा कपास, हमारे जो मित्र है जलगांव जिले में धरणगांव करके जो गांव है महाराष्ट्र में, उसमें कृष्णा मेसर्स कॉटन जिनिंग एंड प्रेसिंग के मालिक श्री दिव्य कुमार जी और उनके पिताजी नितिन सेठ हमारे साथ में, इनसे सुनते हैं कि जो रासायनिक खेती करते उनका जो कपास आता है उसका स्टेपल लेंथ कितना रहता है, और जो हम गोकृपा अमृतम से कपास यहाँ पे लाते उसका स्टेपल लेंथ कितना होता है। दिव्य कुमार जी नमस्ते। हमारे यहाँ पे रोज 1000 क्विंटल तक कपास आता है। तो उसमें जो ये जो कॉटन आया है इसका जो स्टेपल है ये दूसरे कॉटन से, और क्वालिटी है दूसरे कॉटन से बहुत अच्छा है। नॉर्मल जो कॉटन आता है उसका स्टेपल आता है 32, 33, और इसका स्टेपल आता है 36 प्लस आउटन, और स्टेपल 36 प्लस आता है। अभी हमारे जो नितिन सेठ है, जो 20 साल से ये जिनिंग, कॉटन जिनिंग और प्रेसिंग का एक्सपीरियंस जिनको है, यहाँ धरणगांव मार्केट कमेटी, कृषि उत्पन्न बाजार समिति जिसको बोलते हैं, वहां के वो डायरेक्टर भी है। उनसे सुनते हैं कि रासायनिक खेती और ऑर्गेनिक खेती, इसमें जो उगाई गई कपास है उसके बारे में उनका एक्सपीरियंस क्या है। नितिन सेठ जी। नमस्कार। 20 साल से जिनिंग प्रेसिंग लेके बैठे हैं, तो वो हिसाब से जो रासायनिक खेती करते थे उसका उत्पन्न और इसके ये जो ऑर्गेनिक खेती का जो उत्पन्न है उसमें बहुत बड़ा बेनिफिट है काश्तकार को। तो काश्तकार ने रासायनिक खेती छोड़ के ये ऑर्गेनिक खेती करना चाहिए। उसमें काश्तकार को भी 200 से 500 रुपए रेट भी ज्यादा मिलेगा और उत्पन्न भी उससे सबसे ज्यादा मिलेगा इससे। तो इस हिसाब से सबने गोकृपा ऑर्गेनिक गो आधारित खेती करने को ना उसका बेनिफिट अच्छा मिलेगा सबको। 20 साल से हम देख रहे हैं रासायनिक खेती में ज्यादा भर देने से काश्तकार का खेती का भी नुकसान होता है और उत्पन्न भी कम आने लगा है। तो उसके कारण अभी ये जो गोकृपा ऑर्गेनिक जो करते हैं उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा भर डालने को ना और उसका उत्पन्न काश्तकारों में बढ़ाने को ना, तो उसका बेनिफिट बहुत मिलेगा। इसके लिए गोकृपा अमृतम गोपाल भाई सुतारे अहमदाबाद से है, तो उनका जो गोकृपा अमृतम मिलता है वो उसका यूज करने को ना ज्यादा से ज्यादा प्रमाण। तो मित्रों, जैसा नितिन सेठ जी ने बताया कि जो गोकृपा अमृतम से आधारित खेती करेंगे, जो गोपाल भाई सुतारिया जी अहमदाबाद से काम कर रहे हैं, और जो एक कल्चर है गोकृपा अमृतम, ये सब फार्मर्स को, सब काश्तकारों को फ्री में दे रहे, उसका इस्तेमाल करें। अभी तो आपने ये सब, इसका आउटन कितना निकलता है, स्टेपल इसका कितना ज्यादा है, बाकी रासायनिक खेती जो करते हैं उनसे ऑर्गेनिक का स्टेपल कितना ज्यादा है, उससे सब फार्मर्स को रेट भी ज्यादा मिल सकता है। तो मेरी विनती है सब फार्मर से कि आप गोकृपा अमृतम आधारित खेती और गाय रखिए, गोकृपा अमृतम आधारित खेती कीजिए, और खाली आपको जो गोबर है, कंपोस्ट खत खेत में डालने का है, और गोकृपा अमृतम जो उसका इस्तेमाल करेंगे आपका भी फायदा होगा। और ये एक फार्मर, दूसरा काश्तकार, तीसरा काश्तकार करके कोई फायदा नहीं है। जब पूरे गांव के लोग करेंगे
तब जाके ये सब जीनिंग प्रेसिंग को सूचित करेंगे कि ये हमारा कपास जो ऑर्गेनिक है, जो गोकृपा अमृतम से हमने उगाया है, तो इससे उनका जिनिंग वालों का भी फायदा होगा और उनको जिनिंग वालों को भी ज्यादा रेट फार्मर्स को देते आएंगे। धन्यवाद।